उद्यमिता के अध्याय 12 में आज हम कोष प्रवाह विवरण के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कोष प्रवाह विवरण की परिभाषा एवं अर्थ। कोष प्रवाह विवरण सारांश रूप से बनाया गया एक विवरण होता है जो दो विभिन्न तिथियों पर बनाए गए स्थिति विवरणों के अंतराल में वित्तीय स्थिति में हुए परिवर्तनों का बोध कराता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस विवरण के द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि व्यवसाय के लिए वित्तीय व्यवस्था किन साधनों से की गई है तथा उनका प्रयोग किस रूप में किया गया है। इसके द्वारा कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का बोध होता है। अब हम देखते हैं कोष प्रवाह विवरण के उद्देश्य, उपयोग एवं महत्व। पहला उद्देश्य है कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का पता लगाना। यह एक निश्चित अवधि में कार्यशील पूंजी में हुई कमी या वृद्धि का पता लगाने की विधि है तथा इसमें हुए परिवर्तनों के कारण की व्याख्या करता है। दूसरा उद्देश्य व्यवसाय संचालन से कोषों का पता लगाना। कोष प्रवाह गैर संचालित आय व्यय को छोड़कर व्यवसाय संचालन से बने कोषों के बारे में बताता है। तीसरा है कोषों के स्रोत का ज्ञान। कोष प्रवाह विवरण कोषों के स्रोतों को दर्शाता है, जैसे संचालन से कोष, अंश पूंजी का निर्गमन, ऋण पत्र का निर्गमन, दीर्घकालीन ऋण, गैर चालू संपत्तियों के विक्रय पर प्राप्ति, गैर व्यावसायिक प्राप्तियां, प्राप्य लाभांश, कार्यशील पूंजी में कमी आदि। यह कोषों के उपयोग का ज्ञान भी देता है, जैसे संचालन में कोषों में कमी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी का शोधन, ऋण व ऋण पत्रों का शोधन, गैर चालू संपत्तियों का क्रय, आहरण एवं करों का भुगतान, बैंक ऋण का भुगतान, लाभांश का भुगतान, कार्यशील पूंजी में वृद्धि आदि। यह बजट बनाने में सहायक होता है। कोष प्रवाह से यह पता चलता है कि कितना आंतरिक व कितना बाह्य साधनों से कार्यशील पूंजी का प्रबंध करना है। इस प्रकार योजना बनाते समय भविष्य के लिए बजट बना सकते हैं। छठा, उधार लेन देन में सहायक। बैंक व वित्तीय संस्थाएं ऋण प्रदान करने से पहले इसके भुगतान व ब्याज की सुरक्षा के बारे में आश्वस्त होना चाहती हैं, जिसके लिए कोष प्रवाह विवरण पर्याप्त सूचनाएं उपलब्ध कराता है तथा उन्हें ऋण देने के निर्णय लेने में सहायक होता है। सातवां, वित्तीय स्थिति के विश्लेषण में सहायक। कोष प्रवाह विवरण को यह दर्शाता है कि लाभ कहां से आया, कार्यशील पूंजी कम कैसे हुई जबकि आय ज़्यादा हुई है, और प्लांट में वृद्धि और कार्यशील पूंजी में वृद्धि का प्रबंध कहां से हुआ है एवं लाभांश क्यों नहीं बढ़े। इस प्रकार की सूचनाएं वित्तीय विवरण प्रदान नहीं कर पाता। आठवां, अन्य उद्देश्य में यह व्यवसाय की वित्तीय सुदृढ़ता एवं दुर्बलता के बारे में बताता है। यह दर्शाता है कि कौन से स्रोत गैर चालू संपत्तियों के खरीदने के लिए उपलब्ध हैं या वित्तीय विवरणों का पूरक है, एवं यह दीर्घकालीन निर्णय के भुगतान और बेकार पड़े कोषों के अल्पकालीन विनियोजन के लिए योजना बनाने में सहायक होते हैं। अब हम देखते हैं कोष प्रवाह विवरण बनाने के पूर्व किन जानकारियों की जरूरत होती है। मुख्य 3 जानकारियों की जरूरत होती है, जिसमें पहला है आर्थिक चिट्ठे का वर्गीकरण। कोष प्रवाह को जानने से पूर्व यह आवश्यक है कि आर्थिक चिट्ठे की मदों का वर्गीकरण चालू खाता तथा गैर चालू खातों के रूप में किया जाए। चालू खाते या तो चालू संपत्तियां प्रदर्शित करते हैं या चालू दायित्व। चालू संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जिनका आवागमन व्यापार में निरंतर बना रहता है, जिसको व्यापार की एक सामान्य संचालन पूर्ति काल के अंदर रोकड़ में शीघ्र ही परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे रोकड़ शेष, बैंक में रोकड़ शेष, देनदार, प्राप्य बिल,
पूर्वदत्त व्यय, स्टॉक, अल्पकालीन विनियोग आदि। जबकि चालू दायित्व वे दायित्व हैं जिनका भुगतान सामान्यतया 1 वर्ष में कर दिया जाता है, जैसे लेनदार, देय विपत्र, बैंक अधिविकर्ष, देय आयकर, अदत्त व्यय, घोषित लाभांश आदि। गैर चालू खाते में वे समस्त खाते हैं जो चालू खातों की श्रेणी में नहीं आते। यह संपत्ति व दायित्व दोनों पक्षों में होते हैं। गैर चालू संपत्तियां ऐसी संपत्तियां हैं जो व्यापार को काफ़ी लंबी अवधि तक लाभ प्रदान करती हैं, जैसे ख्याति, फर्नीचर, भूमि, मशीनरी आदि। जबकि गैर चालू दायित्व ऐसे दायित्व हैं जिनका भुगतान एक लंबी अवधि के बाद किया जाना होता है, जैसे अंश पूंजी, ऋण पत्र आदि। दूसरा है कोष का अर्थ। कोष का अर्थ चालू संपत्तियों और चालू दायित्व के बीच अंतर से लिया जाता है। शुद्ध चालू संपत्तियों अथवा शुद्ध कार्यशील पूंजी को ही कोष कहा जाता है। कोष ज्ञात करने के लिए हमें चालू संपत्तियों में से चालू दायित्व को घटा लेना होता है। और तीसरा है प्रवाह का अर्थ। कोष प्रवाह का अर्थ कार्यशील पूंजी में परिवर्तन होने से है। यह परिवर्तन 2 दिशाओं में हो सकते हैं, या तो कोष की मात्रा में वृद्धि होगी या तो कोष की मात्रा में कमी आ सकती है। यदि कोष की मात्रा में वृद्धि होती है तो यह मान लिया जाता है कि सौदा या लेन देन कोष का साधन है। इसके विपरीत यदि किसी लेन देन के परिणाम स्वरूप कोष की मात्रा में कमी आती है तो इसे कोष के प्रयोग के रूप में जाना जाता है। यदि किसी लेन देन के फलस्वरूप कोष की मात्रा अपरिवर्तित रहती है तो ऐसे लेन देन से कोष का प्रवाह नहीं होता है। अब अंत में हम देखते हैं कोष प्रवाह विश्लेषण की सीमाएं। पहली जो सीमा है वह है आधारभूत सूचनाओं का अभाव। कोष प्रवाह विश्लेषण आधारभूत सूचनाओं को प्रदान करने में असफल होता है। यह वित्तीय परिवर्तनों को मूल साक्ष्य प्रदान नहीं करता। दूसरा है यह भूतकालीन आंकड़ों का विश्लेषण है। यह भूतकालीन प्रवृत्ति का होता है क्योंकि यह उन तथ्यों का विश्लेषण करता है जो भूतकाल में हो चुके हैं। उच्च स्तरीय शुद्धता के साथ इस कार्य निर्माण संभव नहीं है। तीसरा गैर कोषीय मदों को ध्यान में नहीं रखता है। यह गैर कोषीय मदों को ध्यान में नहीं रखता है, अतः विवरण एवं आर्थिक चिट्ठा की तुलना में अधूरा है। चौथी सीमा है भ्रामक होना। कोष प्रवाह विश्लेषण के परिणाम भ्रामक होते हैं। अत्यधिक कार्यशील पूंजी का क्या अभिप्राय यह नहीं होता कि व्यवसाय ने बड़े पैमाने पर लाभ अर्जित किया है। पांचवा परिशिष्ट। यह लाभ हानि खाता एवं आर्थिक चिट्ठे का विकल्प नहीं बल्कि परिशिष्ट होता है जो केवल अतिरिक्त सूचनाएं ही प्रदान करता है। छठा सीमित क्षेत्र। इसका क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है। यह रोकड़ में परिवर्तन संबंधी सूचनाएं प्रदान नहीं करता है, जो कि कार्यशील पूंजी की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है।